माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सचिन, आपका फिजिक्स मेंटर, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु मंत्रा पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं जो इस बार क्लास 12th का बोर्ड का एग्जाम हुआ था, सीबीएसई बोर्ड का, उसका फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सॉल्यूशन करते हैं सेट नंबर 1 का। ठीक है, तो ये आपके सामने रहा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का फिजिक्स का पेपर सेट नंबर 1। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था बच्चों, आपका टोटल 35 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें, जिसमें 3 सेक्शन में डिवाइडेड था। ठीक है, तो ये आपका रहा भौतिक विज्ञान सैद्धांतिक या फिजिक्स थ्योरी का पेपर आपका। टोटल इसमें 35 मार्क्स का था। मैक्सिमम मार्क्स या अधिकतम अंक कितना है, 35 मार्क्स का। 2 घंटे का एग्जाम था। ठीक है, आपको पता है इस बार टर्म 1 और टर्म 2 दो पार्ट में आपका एग्जाम हुआ है। 35% आपका वेटेज, 35 मार्क्स का वेटेज आपका टर्म 1 का था, 35 मार्क्स का वेटेज आपका टर्म 2 का है, और बाकी रिमेनिंग 30 मार्क्स का आपका क्या है, इंटरनल असेसमेंट है। चलिए तो देखते हैं इस पेपर में क्या है। क्वेश्चन पेपर ज्यादा टफ नहीं था, बहुत ही आसान था क्वेश्चन पेपर इस बार। ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर क्या था, मॉडरेट था। ठीक है, तो लगभग मतलब जैसा पेपर आता है पहले भी, जो भी आजकल तक का जो रिकॉर्ड रहा सीबीएसई बोर्ड का जो भी एग्जाम हुआ फिजिक्स का, उसमें जो फिजिक्स का पेपर होता है थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। ठीक है, बाकी मॉडरेट पेपर ही था। ठीक है, ज्यादा कुछ टफ वाली बात इसमें नहीं है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका सेक्शन नंबर ए। ठीक है, सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, what is meant by the energy band gap in solid, draw the energy band diagram of conductor, insulator and semiconductor। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है, आपको डेफिनेशन लिख देना है यहाँ पर कि एनर्जी बैंड गैप क्या होता है किसी भी सॉलिड में। ठीक है, तो एनर्जी बैंड गैप क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था। एनर्जी बैंड गैप बेसिकली होता है कंडक्शन बैंड का जो आपका लोएस्ट एनर्जी लेवल है दैट इज ईसी, और वैलेंस बैंड का जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है ईबी, उसके बीच का क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, तो एनर्जी बैंड गैप क्या होता है हमारा, ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड, और ये आपका हो गया दिस इज वैलेंस बैंड। ठीक है, और ये क्या होता है, लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, और ये दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो आपको कैसे लिखना था इसमें। ठीक है, कि फॉरबिडन एनर्जी गैप इज नथिंग बट द गैप ऑफ एनर्जी बिटवीन द, या डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। बस यहां से आपको क्या करना था, Eg जो आपका होता है दैट इज Ec माइनस Ev, बस इतना दिखा देना था। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब ये तीनों के लिए बोल रहा है कि एनर्जी बैंड डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो कंडक्टर के लिए क्या होता है बच्चों, कंडक्टर के लिए क्या होता है, बस ओवरलैप कर जाता है। कंडक्टर के लिए क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में क्या हो जाता है, ओवरलैप कर जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टर में क्या होता है आपका, यहाँ पर ओवरलैप कर जाता है, जिसके वजह से हमारा जो एनर्जी बैंड गैप है कंडक्टर के केस में क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसमें, इन द केस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, उसी तरह से अगर आप सेमी कंडक्टर में बनाओगे तो सेमी कंडक्टर में आपका जो हमारा एनर्जी बैंड गैप होता है, ये आपका कंडक्शन बैंड रहा, ये वैलेंस बैंड रहा, और यहाँ पर एनर्जी बैंड गैप जो होता है दैट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से इंसुलेटर में आप दिखा दोगे, ये हमारा क्या है, दिस इज Ec, और ये भी उसी तरह से इंसुलेटर में दिखा दोगे, थोड़ा सा गैप क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया। ये हमारा Ec है, ये हमारा Ev है, और ये हमारा एनर्जी बैंड गैप है। ठीक है, किसके लिए, ये इंसुलेटर के लिए। किसके लिए बच्चों, ये इंसुलेटर के लिए। कितना होता है एनर्जी बैंड गैप, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इतना आपको कर देना था, फुल में फुल मार्क्स मिल जाता। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका 2 मार्क्स का था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, बोल रहा नेम द स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर द हाइड्रोजन आइटम which lies in the visible region and find the ratio of maximum to minimum wavelength of the series। ठीक है, अगर आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ा है या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अच्छे से समझा है बेसिकली, तो क्या होगा, आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने क्या बताया था
कि जो डिफरेंट वेवलेंथ का जो सीरीज बनता है, अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है तो जो वेवलेंथ का सीरीज बनता है उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए बोल रहा है क्या कि नेम द स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम विच लाइज इन द विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में कौन लाई करता है बच्चों, बताओ 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 कौन सा लाई करता है। मैंने बताया था आपको लाइमन सीरीज किस में लाई करता है, अल्ट्रावायलेट में, और बामन सीरीज किस में लाई करता है, विजिबल में। बाकी के जो तीनों होते हैं पाउसन, ब्रैकेट और फंड, वो तीनों किस में लाई करते हैं, दैट इज IR रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं। ठीक है, तो अब बताइए ट्रांजिशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा वो कहां से कहां तक होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर, ठीक है, यहां पर आपका क्या है हमारा, देखो यहां पर बना देता हूं, ये आपका मान लो ये हमारा n इक्वल टू क्या है, इंफिनिटी। उसके बाद में फिर ये n इक्वल टू मान लेता हूं 5 है, ये मान लेते हैं, और बीच में कुछ और एनर्जी लेवल रहा होगा, ये n इक्वल टू मान लो 4 है, ये हमारा n इक्वल टू 3 है, ये हमारा n इक्वल टू 2 है, और नीचे n इक्वल टू 1 है, मान लो n इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये देखिए बामन सीरीज में क्या होता है हमारा, बामन सीरीज में क्या होता है, देखो ये अगर इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा हमारा, ठीक है, इसमें फर्स्ट वाले एनर्जी लेवल पे, तो वहां पर क्या बनता है हमारा, देखो अगर हायर एनर्जी लेवल टू, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं तो वहां पर जो वेवलेंथ का सीरीज बनता है वो कौन सा सीरीज होता है बच्चों, तो यहाँ पर जो वेवलेंथ का सीरीज बनता है वो कौन सा होता है, दैट इज लाइमन सीरीज। क्या बनता है, लाइमन सीरीज बनता है। और ये सारे जो इसका वेवलेंथ है, ठीक है, क्योंकि देखो हायर से लोअर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा किसी हायर से लोअर एनर्जी लेवल में, तो क्या करेगा, ये लाइट को इमिट करेगा। तो जिस वेवलेंथ के लाइट को इमिट करेगा, अगर वो हायर से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो वो वेवलेंथ किसमें लाइक करता है, वो लाइक करता है हमारा किसमें, दैट इज अल्ट्रा वायलेट में। ठीक है, उसी तरह से अगर एनी हायर एनर्जी लेवल टू कहां पे आ रहा है, दैट इज सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो यहाँ पर जो सीरीज बनता है वो कौन सा सीरीज होता है बच्चों, यहाँ पर जो सीरीज बनता है वो होता है हमारा क्या, बामर सीरीज, बामर सीरीज होता है। ठीक है, और ये जो बामर सीरीज होता है इसमें जो भी वेवलेंथ होगा वो किस रेंज में लाई करेगा, वो विजिबल रीजन में लाई करता है। किस में लाई करता है, विजिबल रीजन में लाई करता है, जिसमें वेवलेंथ का जो हमारा रेंज होता है कितना होता है, मैंने बताया था 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है ये विजिबल रेंज। ठीक है, ये होता है आपका विजिबल रेंज। तो देखो क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम द स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम विच लाइज इन द विजिबल रीजन। तो आपको क्या लिख देना था कि बामन सीरीज। ठीक है, बामन सीरीज किसमें लाई करता है हमारा, किसमें, विजिबल रीजन में लाई करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द सीरीज, उसका रेशियो निकालना है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम वेवलेंथ वाला लाइन कौन सा होगा और मिनिमम वेवलेंथ वाला लाइन कौन सा होगा। मैंने आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जो आपका एनर्जी होता है बच्चों, एनर्जी क्या होता है हमारा, hc/λ होता है। ठीक है, तो जो हमारा एनर्जी होगा और यही हमारा क्या होता है हमारा, ठीक है, hc/λ, और यही हमारा क्या होता है, दैट इज h इंटू न्यू होता है। तो जो एनर्जी होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है कि नहीं, क्योंकि h तो क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एनर्जी ऑफ लाइन क्या हो हमारा, एनर्जी हमारा क्या है, कम होगा, तो वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अब बताइए कि मैक्सिमम वेवलेंथ किस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, जिसका एनर्जी गैप कम उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा। तो जब ट्रांजिशन हो रहा है थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, तो उसका क्या होगा, इस वाले का एनर्जी क्या होगा हमारा, मिनिमम होगा, और अगर एनर्जी मिनिमम है तो लेमडा क्या हो जाएगा, इस केस में मैक्सिमम होगा। तो लेमडा मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना होगा, कि लेमडा मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो फॉर लेमडा मैक्सिमम के लिए अगर हम लोग बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा ये किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में होगा, दैट इज थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में होगा। ठीक है, और जो लेमडा मिनिमम के लिए अगर हम बात करें तो लेमडा मिनिमम कब होगा, जब हमारा ट्रांजिशन हाईएस्ट एनर्जी लेवल मतलब इन्फिनिटी से
कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में। तो इस केस में क्या होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा, और सबसे ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा तो ई होगा मैक्सिमम या डेल्टा ई होगा मैक्सिमम, तो वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम। तो लेमडा मिनिमम किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम इंफिनिटी टू सेकेंड ऑर्बिट, इंफिनिटी टू सेकेंड ऑर्बिट। तो ठीक है, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको फार्मूला लगा देना है रेडबर्ग वाला। ठीक है, क्या होता है हमारा 1 लेमडा, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है हमारा, दैट इज r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² होता है कि नहीं बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेमडा मैक्सिमम के लिए बताइए क्या होगा, 1 लेमडा मैक्सिमम के लिए ये हो गया r क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1, n1 कितना होगा, अगर हम लेमडा मैक्सिमम के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, लेमडा मैक्सिमम के लिए जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा फ्रॉम थर्ड से सेकेंड ऑर्बिट में होगा, तो यहाँ पर n1 का वैल्यू क्या होता है, जो स्मॉलर वाला होता है n1, जो लार्जर वाला होता है n2। तो क्या हो गया हमारा, n का वैल्यू 1 यहाँ पर कितना होगा 2², तो 1/4 माइनस कितना हो जाएगा 1/9, ऐसा होगा बच्चों। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से देख लीजिए, 1 लेमडा मैक्सिमम का, तो 1 लेमडा मैक्सिमम का जो वैल्यू आ गया इक्वल टू r इंटू यहाँ पर हो गया 36, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 9 माइनस 4, तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ से यहाँ पर आ गया आपका 5r अपॉन कितना आ गया 36, 5r अपॉन कितना आ गया 36। तो यहाँ से लेमडा मैक्सिमम का वैल्यू निकाल सकते हो, तो लेमडा मैक्सिमम का वैल्यू आपका कितना आ गया, दैट इज 36 अपॉन 5r, ये निकल गया क्या 36 अपॉन 5r लेमडा मैक्सिमम का वैल्यू। अब लेमडा मिनिमम के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से सेकेंड ऑर्बिट में, तो 4 लेमडा मिनिमम के लिए निकाल लो, 4 लेमडा मिनिमम के लिए। तो लेमडा मिनिमम के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा 1 लेमडा मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर r और इंटू 1/n1², n1 का वैल्यू कितना होगा देखो यहाँ पर जरा, ठीक है, n1 लोअर वाला 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर और माइनस 1/∞ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 लेमडा मिनिमम का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा r इंटू, अब ये हो गया 1/4, कितना आ गया r/4, तो लेमडा मिनिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 4/r। अब क्या बताना था इसमें, दोनों का रेशियो ले लेना है, दैट इज मैक्सिमम टू मिनिमम बोला है। ठीक है, मैक्सिमम टू मिनिमम पूछा है। ठीक है, तो मैक्सिमम टू मिनिमम का आप रेशियो ले लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, कि आपका लेमडा मैक्सिमम अपॉन लेमडा मिनिमम कितना हो जाएगा, देखिए लेमडा मैक्सिमम का वैल्यू कितना आया 36 अपॉन 5r, है ना, तो 36 अपॉन 5r और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा लेमडा मिनिमम 4/r, 4/r, तो r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 36 अपॉन 5r और इंटू r बाई कितना हो गया 4, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल, 4 9 जा 36, तो कितना आ गया 9 और 5, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 9:5, बस इतना आपको कर देना था और फुल में फुल मार्क्स आपके पास है, कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जिसने यहां तक किया होगा उसको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए कि स्टेप आपने क्या फॉलो किया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट आपका हो गया ए पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। ठीक है, तो ये आपका और में था, मतलब इसमें आपको 2 मार्क्स मिल गया। आप या तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लो ए, या फिर आपके पास ऑप्शन, अगर ये किसी को नहीं आता है तो आपके लिए एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि बी पार्ट आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बी पार्ट भी बहुत आसान था। ठीक है, बी पार्ट को भी देख लेते हैं, बी पार्ट में क्या है। देखिए बी पार्ट में क्या पूछा, व्हाट आर मैटर वेव्स, a proton and the alpha particles are accelerated through the same potential difference, then find the ratio of de Broglie wavelength associated with the proton to that of the alpha particle। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबको बता रखा था मैंने। ठीक है, जो लोग क्लास अटेंड किए थे सबको पता है। ठीक है, चलिए क्या है यहां पर, देखिए यहां पर क्या पूछा है बच्चों, व्हाट आर मैटर वेव्स, व्हाट आर मैटर वेव्स। ठीक है, और इसमें मैंने जो वीडियो आपको अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा हमारा वीडियो,
उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया था कि डी ब्रोगली का जो मैटर वेव था बेसिकली वो क्या था, उससे एसोसिएटेड जो डी ब्रोगली का वेवलेंथ था वो क्या था। डी ब्रोगली साहब ने बताया था कि कोई भी अगर जो रेडिएशन का हमारा क्या होता है या लाइट का क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है, उसी तरह से मैटर का भी क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। अगर कोई भी मास किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तब उसके साथ एसोसिएटेड उसका वेव नेचर होगा, उसके साथ एसोसिएटेड जो उसका वेवलेंथ होगा, दैट इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, चलिए, तो मैटर वेव क्या है? मैटर वेव ये है कि व्हेन एवर एनी मटेरियल इज मूविंग विद द सम वेलोसिटी, देन द वेव प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ इट, मतलब उसके साथ क्या होगा, उसका वेव प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होगा, और एट दैट टाइम जो उसका वेवलेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू h/p, जिसको बोला गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, चलिए, तो यहां पर वो मैटर वेव का आप लिख लोगे आराम से, एक लाइन में लिख लोगे। ठीक है, वेन एवर एनी मटेरियल पार्टिकल इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, देन द वेव एसोसिएटेड विथ इट इज कॉल्ड मैटर वेव। ठीक है, चलो, अब बोल रहा है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल। बोल रहा है एक हमारे पास अल्फा पार्टिकल है और एक क्या है, हमारा प्रोटॉन। ठीक है, अब ये दोनों को क्या किया गया, सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया। तो दोनों का पोटेंशियल जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, ठीक है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दोनों का क्या है, सेम है। तो दोनों का अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन दोनों का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। ठीक है, दैट आर एक्सेलरेटेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन एंड दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। आप देखिए, सबसे पहले अगर हम बोले अल्फा पार्टिकल के लिए जो हमारा वेवलेंथ होगा, तो वेवलेंथ क्या होता है बच्चों, यहां पर बताइए, दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन क्या होता है हमारा p। h अपॉन p मतलब h तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो h अपॉन p के जगह पर क्या लिखेंगे, m v। ठीक है, p m v हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रिलेट कीजिए। ठीक है, कि ये इसको अगर हम लोग रिलेट करें किससे, पोटेंशियल वाले से, तो पोटेंशियल या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से कैसे रिलेट होगा, तो लेमडा ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन एम भी हो गया। ठीक है, h/p इक्वल टू h अपॉन एम बी। अब एक चीज बताइए, एक रिलेशन होता है कि आपका जो मोमेंटम p स्क्वायर बाई 2m क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां से p स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो p का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपको ये हो जाएगा, h अपॉन क्या हो जाएगा, p के जगह पर आप रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी से भी एसोसिएटेड नहीं है, तो आपको पता होगा जो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है भैया, कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है हमारा, दैट इज ई भी। क्या होता है हमारा, ई भी। यहाँ पर वी नोट को क्या बोलते थे, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, हमारा ई इंटू भी होगा। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ई इंटू भी, और भी क्या है हमारा, दैट इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो मैं काइनेटिक एनर्जी को ऐसा लिख सकता हूं, h अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 2m, और इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या ले देंगे, दैट इज ई इंटू भी। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन दे रखा था कि जो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन है दोनों का क्या है, हमारा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम है। तो मुझे किसी तरह से रिलेट करना पड़ेगा वेवलेंथ को उसके एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से, इसलिए हमने किया ऐसा। ठीक है, अब ये रिलेट हो गया। अब ये रिलेट हो गया तो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों के लिए क्या करना है आपको, रेशियो निकालना। फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। आपको क्या निकालना है, दैट इज रेशियो ऑफ लेमडा। ठीक है, लेमडा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, अगर हम लोग बात करें तो यहां पर क्या होगा, आपका लेमडा का वैल्यू आपका आ चुका है, दैट इज h अपॉन कितना आ गया, 2m इंटू इलेक्ट्रॉन और ये वोल्ट, है ना, ऐसा आ गया। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, क्या क्या कांस्टेंट होगा, E का वैल्यू तो क्या होगा, सेम होगा दोनों के लिए, ये तो कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। ठीक है, H का वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट हो गया 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड। अब दिया हुआ कि दोनों को पोटेंशियल भी सेम है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये भी दोनों का क्या है, हमारा
सेम है, बोथ आर एक्सेलरेटेड टू द सेम पोटेंशियल। तो क्या हो गया, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ एम हो गया बच्चों। तो अब बताइए अगर हम लोग बोलें कि लेमडा ऑफ प्रोटॉन बाई लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बाई मास ऑफ प्रोटॉन। अब बताइए अल्फा पार्टिकल्स में क्या होता है हमारा, अल्फा पार्टिकल होता है हमारा हीलियम, ठीक है। तो इसमें 2 और 4, इसमें मास नंबर क्या हो गया, एटॉमिक मास नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो इसका कितना होगा हमारा मास जो होगा हमारा बच्चों, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका जो मास होगा क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 4 मतलब 2:1, कितना आ गया हमारा 2:1। दिस इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। चलिए तो यहां तक जिसने किया होगा उसको फुल मार्क्स मिल जाएगा। बेसिकली इसमें क्या ध्यान रखना था आपको, ये फार्मूला सबको रिलेट करने के लिए आना चाहिए। अगर केवल इसको किसी को ये फार्मूला पता है तो उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। ये भी पता है तो उससे भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको फिर इसको रिलेट करना है काइनेटिक एनर्जी से, और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करना किससे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से रिलेट करना है, ठीक है जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, राइट द 3 एडवांटेज ऑफ दिस डिवाइस, ठीक है। उसका क्या लिखना है, एडवांटेज भी बताना है बच्चों, ठीक है। अब कौन सा डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कौन सा डिवाइस होता है, आपको फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मैंने पढ़ाया था, क्या बताया था कि यहां पर जो एलईडी होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, उसमें क्या होता है, इनपुट वो क्या लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, और उसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, लाइट एनर्जी होता है। सो सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड होता है, जिसमें क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी होता है। और एक फोटो डायोड भी बताया था जिसमें क्या होता है हमारा, कन्वर्जन ऑफ क्या, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट। क्लियर है, ठीक है। तो आपको नेम ऑफ द डिवाइस लिखना था, तो क्या लिख देते, एलईडी, है ना, विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। उसके बाद क्या है, राइट द 3 एडवांटेज ऑफ दिस डिवाइस, इसका क्या एडवांटेज है एलईडी का, तो एलईडी का मैंने बताया था क्या क्या एडवांटेज है जी। इसमें जो हमारा होता है पावर कंजम्पशन कम होता है, ठीक है, पावर कंजम्पशन, ठीक है, पावर कंजम्पशन आपका क्या हो जाएगा हमारा, कम हो गया, पावर कंजम्पशन इज वेरी लेस, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिखते हैं आप, ठीक है, कि यहाँ पर जो आपका एलईडी होता है इसका इफिशियंसी क्या हो जाता है हमारा, बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में इफिशियंसी बढ़ जाता है, रिलायबिलिटी बढ़ जाता है ना, रिलायबिलिटी आपका बढ़ जाता है, रिलायबिलिटी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये सारा एडवांटेज लिखना था एलईडी का, कि पावर कंजम्पशन कम होता है, लो वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, इफिशियंसी बढ़ जाता है, और रिलायबिलिटी भी साथ में क्या हो जाता है हमारा, बढ़ जाता है। रिलायबिलिटी मतलब फेलुअर प्रॉब्लम कम होता है, ठीक है जी। चलिए फिर ये सब लिख देना था आपको, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये आपका सेक्शन नंबर A कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग सेक्शन B पे, ठीक है। ये है आपके पास, दैट इज सेक्शन B। क्या है, सेक्शन B। चलिए सेक्शन B में देखते हैं क्या है। सेक्शन B का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। मैंने सबको बताया था न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में क्या क्या पॉइंट था बच्चों। सबसे पहला पॉइंट, जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर फिजन में जो हेवियर न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से एक्साइट करवाते हैं, और वो क्या होता है 2 लाइटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एनर्जी बहुत सारा क्या होता है हमारा, ठीक है, बाद में जो हमारा क्यू वैल्यू वहां पर कैलकुलेट किए थे, ठीक है। तो ये हमारा फिजन, फिजन में मतलब बेसिकली क्या होगा, एक हेवियर न्यूक्लियस क्या होगा, लाइटर टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। अच्छा फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन में क्या होता है, 2 और मोर क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियाई दैट कंबाइन एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, दोनों कंबाइन करते हैं और एक लार्जर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। उसमें बेसिकली आपको मैंने बताया था पूरा कि सन में, स्टार में ये सब रिएक्शन होते हैं सारे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, उस पर बेस्ड जो हमारा होता है दैट इज हाइड्रोजन बम होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है।
तो ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच में डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस क्या होता है बच्चों, जो फ्यूजन होता है उसमें जो लिंक पार्टिकल होते हैं वो कौन से होते हैं, दैट आर प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन क्या होते हैं, आर द लिंक पार्टिकल इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और फ्यूजन रिएक्शन किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर जो लिंक पार्टिकल होता है वो कौन होता है, दैट इज न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या लिखोगे, जो फ्यूजन रिएक्शन होता है उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो वेस्ट होता है, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट, वो बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन में जो हमारा वेस्ट होता है वो क्या होता है, हमारा ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है, वो हार्मलेस होता है। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट क्या करना था, उसमें मेंशन कर देना था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका आपका सेकेंड जो बी पार्ट हमारा है, बी पार्ट क्या है आपको बच्चों, ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये लिख दोगे आराम से। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या था, ड्यूटेरियम अंडरगोइंग द फ्यूजन रिएक्शन एज सोन बिलो। ठीक है, क्या है हमारा, एक ड्यूटेरियम है 1s2 और 1s2, ये दोनों क्या कर रहा है, फ्यूजन रिएक्शन कर करके बना रहा है 2He23, है ना। और एक न्यूट्रॉन यहाँ पर निकल रहा है, साथ में एक हमारा 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या निकल रहा है यहाँ पर, यह फ्यूजन एनर्जी। क्या है ये, फ्यूजन एनर्जी है हमारा, फ्यूजन एनर्जी यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द ड्यूरेशन फॉर विच द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 500 वाट कैन बी केप्ट ग्लोइंग बाय द फ्यूजन ऑफ 100 ग्राम ऑफ ड्यूटोरियम। ठीक है, जब 100 ग्राम ऑफ ड्यूटोरियम को यूज करेंगे तो 500 वाट का जो बल्ब है वो कितना टाइम के लिए क्या होगा, वो ग्लो करेगा, कितना टाइम के लिए बेसिकली क्या होगा, ग्लो करेगा। तो अब बताइए यहाँ पर उसको तो फ्यूजन एनर्जी से ग्लो करवाना पड़ेगा। अब ये फ्यूजन एनर्जी आपको कितना मिल रहा है, 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी आपको दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। ठीक है, एनर्जी अपॉन पावर, एनर्जी क्या होता है हमारा, क्या होता है बच्चों, दैट इज P इंटू टी होता है, P इंटू टी। तो आपको टाइम निकालना था, एनर्जी आपको दिया हुआ है, अपॉन कितना हो जाएगा हमारा, पावर हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है क्या कि 100 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम को हम लोग यूज कर रहे हैं, 100 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम को यूज कर रहे हैं। तो आप देखो ड्यूटेरियम का ऊपर देखना पड़ेगा कि कितना आपका क्या होता है, इसका जो मास होता है वो कितना AMU होता है बच्चों, आपको बताया था 1 AMU। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका जो मास हो गया, ड्यूटोरियम है तो इसका मास नंबर कितना हो गया 2, ए का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। तो इसका मास होगा क्या 2 AMU में, 2 AMU में मास होगा। ठीक है, अब 2 AMU और 1 AMU के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने बताया था कितना होता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 kg होता है। ठीक है, kg होता है। अब देखो इतना kg होगा। ठीक है, 1 AMU में, तो 2 AMU में कितना होगा, 2 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 kg। तो इतना kg जब ड्यूटेरियम का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, इतना kg ऑफ ड्यूटेरियम का जब फ्यूजन हो रहा है तो इतना एनर्जी निकल रहा है। तो इसे निकालना था कि अगर 100 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम का फ्यूजन होगा तब कितना यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी हमारा निकलेगा, प्रोपोर्शन में निकलता है। तो आपको कुछ नहीं करना था कि उसमें हमको क्या करना है, फ्यूजन एनर्जी जो है, अगर हम इतना ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम का फ्यूजन करवा रहे हैं तो कितना फ्यूजन एनर्जी निकलेगा। अगर इतना केजी से इतना फ्यूजन एनर्जी निकल रहा है तो 100 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम का जब फ्यूजन होगा तो कितना निकलेगा हमारा, जो फ्यूजन एनर्जी कितना निकलेगा वो कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ से फ्यूजन एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद उसको क्या करो, फार्मूला लगा दो P इंटू टी। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा, पावर आपको दिया हुआ वाट में, एनर्जी आपको निकाल देना है कि 100 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम का जब हमारा फ्यूजन होगा तो कितना एनर्जी निकलेगा। ठीक है, अब ये जो निकालोगे एनर्जी जो निकालोगे आपको जूल में निकालना पड़ेगा क्योंकि ये वाट में दिया हुआ, तभी तो टी निकलेगा सेकंड में, टी निकलेगा सेकंड में कब, जब एनर्जी को रखोगे जूल में और पावर को रखोगे वाट में। तो ये आपको करना था बेसिकली इस क्वेश्चन में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर देखो 2 AMU के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा मास हो गया इतना, उससे निकल रहा है इतना एनर्जी। तो 100 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम से कितना एनर्जी निकलेगा, और उस एनर्जी बाई पावर को आपस में डिवाइड कर दो तो उससे एनर्जी को पावर से तो निकल जाएगा टाइम। ठीक है, उतना टाइम के लिए क्या होगा, वो ऑपरेट करेगा या ग्लो करेगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग गिविंग रीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, आंसर द फ्लोइंग गिविंग द रीजन। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट बोला था रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन इज
लो, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन इज लो व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस एंड हाई व्हेन इट इज रिवर्स बायस। क्यों होता है ऐसा? ठीक है, जब हम पीएन जंक्शन को क्या करते हैं हम लोग, जब हम पीएन जंक्शन को क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं बच्चों। जब हम पीएन जंक्शन को क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हो गया कि पी साइड पॉजिटिव से और एन साइड निगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है हमारा, फॉरवर्ड बायस में मैंने बताया था कि आपका जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। कितना हो जाता है, वी नॉट माइनस वी एफ हो जाता है। जब पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से जो होल्स फ्लो करेंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर होल है, यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो होल फ्लो करेगा वो इजिली फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से इजिली फ्लो कर सकता है अगर पोटेंशियल बैरियर कम है। क्योंकि पोटेंशियल बैरियर क्या रिप्रेजेंट करता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर, जो कि डिफ्यूजन प्रोसेस को क्या करता है, अपोज करता है। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, दैट इज द फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर के कारण हमारा होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, और उसके कारण जो करंट बनता है उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। तो बेसिकली क्या करता है कि पोटेंशियल बैरियर क्या कर रहा है, हमारा अपोज कर रहा है, मूवमेंट ऑफ मेजोरिटी कैरियर या डिफ्यूजन करंट को अपोज कर रहा है। तो अब बताओ यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर जितना कम होगा, इसका मतलब अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर उतना ही कम होगा। इसका मतलब अगर पोटेंशियल बैरियर कम होगा तो अपोजिशन कम होगा, तो अपोजिशन क्या होगा, कम होगा, और अपोजिशन कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा। उसी तरह से अगर आप रिवर्स बायस में लोगे तो रिवर्स बायस में क्या होता है, हमारा पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर जाता है। कितना से इंक्रीज करता है, जितना से आप रिवर्स बायस करवाओगे, तो जो हमारा इफेक्टिव हमारा जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो ये होता है। इसका मतलब पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया, हमारा इंक्रीज कर गया। पोटेंशियल बैरियर जब हमारा इंक्रीज कर गया, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज कर गया। क्योंकि पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करेगा तो अपोजिशन ज्यादा होगा जंक्शन के क्रॉस, वो जो फ्लो नहीं करने देगा मेजोरिटी कैरियर को, जिसके कारण डिफ्यूजन करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस अक्रॉस द जंक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली लिख देना था, कुछ नहीं लिखना था कि अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेज, है ना, और उसके कारण क्या होगा, डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और हमारा जो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या है, हमारा क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर बात। ठीक है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या हुआ, पोटेंशियल बैरियर क्या हुआ, घट गया। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में पोटेंशियल बैरियर घट गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, घट गया। तो करंट क्या होगा, डिफ्यूजन करंट क्या हो गया, हमारा यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, रिवर्स बायस में क्या हो गया हमारा, रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर बढ़ा, तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा, जिसके कारण डिफ्यूजन करंट हमारा क्या हो जाता, आई डिफ्यूजन क्या हो जाता, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट क्या बोल रहा है, देख लीजिए जरा। बी पार्ट, सॉरी, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बी पार्ट में क्या बोला, डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नेसेसरी फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बोल रहा है कि डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नेसेसरी फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्यों नेसेसरी है, मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनका कंडक्टिविटी क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही लो कंडक्टिविटी होता है बच्चों, इसलिए हम उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। और कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाओगे, बाय द डिफरेंट प्रोसेस, जिसमें एक कौन सा प्रोसेस है, डोपिंग प्रोसेस। डोपिंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, इंप्यूरिटी को मिलाते हैं टेट्रावैलेंट या पेंटावैलेंट, जिसके कारण उसमें कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है, डोपिंग टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। बस सिंपल एक लाइन लिख देना था कि बिकॉज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैविंग द वेरी लो कंडक्टिविटी, हेंस टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, ठीक है, वी
डू डॉपिंग, हम लोग क्या करते हैं, डॉपिंग करते हैं, ठीक है, ताकि उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज कर सकें। डायरेक्टली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर को यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दियर लो कंडक्टिविटी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटो डायोड्स आर ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है, फोटो डायोड को हम लोग ऑपरेट करते हैं किसमें, रिवर्स बायस कंडीशन में। इसका कारण क्या है, क्योंकि देखो होता क्या है कि रिवर्स बायस कंडीशन में जो करंट का फ्लक्चुएशन होता है आपका वो ज्यादा होता है, ठीक है, करंट का फ्लक्चुएशन जो होता है हमारा ज्यादा होता है, इसलिए सिस्टम क्या करेगा, इजिली हमारा डिटेक्ट कर पाएगा अगर करंट का फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर में जो हमारा फ्रैक्शनल चेंजेज होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द मेजोरिटी कैरियर, जिसके कारण जो हमारा क्या है, सैचुरेशन करंट जो हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में है वो सैचुरेशन करंट क्या हो जाता है हमारा, का फ्लक्चुएशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको किस में यूज करते हैं बच्चों, रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करते हैं, ठीक है, दैट आर ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। अब यहां पर आपको क्या लिखना था, बिकॉज द फ्रैक्शनल चेंज इन द माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन द माइनॉरिटी कैरियर ज्यादा होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन द माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है हमारा, ठीक है, ज्यादा होता है किसमें, अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है, जिसके कारण जो आपका सैचुरेशन करंट है इसमें फ्लक्चुएशन क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा, ठीक है, फ्लक्चुएशन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसीलिए हम लोग उसको यूज करते हैं किसमें, रिवर्स बायस कंडीशन में, ठीक है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन द गीजर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी, आपको दिया हुआ है इतना जूल, कंसीडर दैट द पार्टिकल अप्रोचेज द गोल्ड न्यूक्लियस, और जिसका जेड का वैल्यू दिया हुआ 79, मतलब एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है और यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है हमारा 79, और इसके साथ में क्या हो रहा है, ये हमारा इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इसमें जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था बच्चों रदरफोर्ड का, जिनके सजेशन पे जो हमारा ये साइंटिस्ट है गीजर मार्सडेन, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर गोल्ड का फाइल लिया गया, तो यहाँ पर आपको गोल्ड दिया हुआ जिसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ, जेड का वैल्यू कितना 79, ठीक है। अब बोल रहा है कि अल्फा पार्टिकल द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब आर नॉट का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है, आर नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और उसका एनर्जी दिया हुआ, किसका एनर्जी दिया हुआ है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इस काइनेटिक एनर्जी को लेकर के वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे क्या, बहुत ही हाई स्पीड के साथ आ रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको दिया हुआ दैट इज 2.56 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, ठीक, ठीक है, ये दिया हुआ आपका। तो अब बताइए, मैंने आपको बताया था कि एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर इक्वल टू आर नॉट पे क्या होता है बच्चों, यहां से जब हेड ऑन कोलिजन होता है, जब अल्फा पार्टिकल जस्ट एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस क्या करता है, टारगेट करता है, तो उस केस में क्या होता है, ये वापस लौट आता है, क्योंकि क्या है, अल्फा पार्टिकल पर भी क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी क्या हो, न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन होता है और इस कारण क्या होता है, ये अपना वापस यहाँ से लौट आता है, ठीक है। तो जब हमारा हेड ऑन कोलिजन होगा तभी हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट आएगा, और हेड ऑन कोलिजन कब होगा, जब अल्फा जो हमारा पार्टिकल जो है 180 डिग्री पे स्कैटर कर जाएगा, मतलब अपने पाथ को ही रिट्रेस कर लेगा, ठीक है। तो हेड ऑन कोलिजन के केस में क्या होगा हमारा, ये अल्फा पार्टिकल का क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एग्जिस्ट करेगा। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो डिस्टेंस है जब ये वापस लौटने लगेगा, कुछ टाइम के लिए रुकेगा, फिर वापस लौट जाएगा, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। अच्छा, तो यहाँ पर r इक्वल टू आर नॉट पे, r इक्वल टू आर नॉट पे क्या हो जाता है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा उसका, वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि रुक गया वहां पर थोड़ा देर के लिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है कितना, 2.56 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताइए, अल्फा दैट इज के इंटू Q1 Q2 है ना, Q1 कितना है हमारा यहाँ पर देखो, दैट इज 2E, और इंटू Q2 कितना है, इसमें क्या होगा चार्ज टोटल, ZE होगा, Z कितना 79,
तो 79 हो गया हमारा के Q1 Q2 अपॉन R0। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पर R0 का वैल्यू आप निकाल लोगे, वैल्यू केवल रखना था यहाँ पर R0 का वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करना है, R0 का वैल्यू जो आपका होगा दैट विल बी इक्वल टू के का वैल्यू पता है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू, अब यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 79 इंटू 2, 79 इंटू 2 इंटू ई स्क्वायर, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, और इसका पूरा होल स्क्वायर कर दोगे और डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 2.56 और इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका जो आंसर आने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का मैं बता देता हूँ आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का दैट इज 0.071 है ना। तो यहाँ पर जो R0 का वैल्यू आएगा 0.071, ये फर्मी में आ जाएगा। 0.071 ये हमारा किस में आ जाएगा, दैट इज इतना फर्मी में आ जाएगा। ठीक है, फर्मी मतलब 10 टू द पावर ऑफ -15 के मीटर में। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ था, उसको इक्वेट करो पोटेंशियल एनर्जी से, फटाफट आंसर निकाल लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, इफ द एबव एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद द प्रोटॉन ऑफ द सेम एनर्जी देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए बच्चों, अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर हमारे पास में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि अल्फा पार्टिकल के जगह पर किसको यूज कर लिया गया, अल्फा पार्टिकल के जगह पर फिर यूज किया गया प्रोटॉन को। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ रहा है, प्रोटॉन आ रहा है और न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्कैटर कर रहा है। ठीक है, 180 डिग्री पे। तो क्या हो जाएगा आप बताओ, यहाँ से 180 डिग्री पे स्कैटर कर रहा है हमारा। ठीक है, स्कैटरिंग एंगल हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ पर इसके लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो होगा प्रोटॉन के लिए बोल रहा है कि कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो कितना है बच्चों। ठीक है, देखिए तो पहले कितना होता था, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल का हम लोग क्या लेते थे, क्यू चार्ज लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे, प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा प्रोटॉन पे, दैट इज प्लस ई इंटू प्लस जेड ई Q1 Q2, और यहाँ पर के Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ था। सब चीज से में कहाँ पे चेंजिंग हुआ है बताओ बच्चों, वहां पर जब अल्फा पार्टिकल के केस में था R0 जब निकाले थे तो कितना था, यहाँ पर प्लस ई के जगह पर प्लस 2e था, तो के इंटू प्लस 2e था यहाँ पर, और इंटू जेड ई था, और अपॉन कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया था यहाँ पर। तो क्या डिफरेंस आया, केवल ये 2 फैक्टर का डिफरेंस आया। तो अल्फा पार्टिकल का जो हमारा R0 का वैल्यू इस केस में ये हमारा R0 है, इसको मान लो क्या R0 डैश मान लो, इसको R0 डैश मान लो। अब दोनों में क्या रिलेशन है बताओ, देखो यहाँ पर 2 फैक्टर है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा R0 है वो क्या होगा हमारा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ R0 डैश। इसको डबल कर दोगे तो वही आ जाएगा। तो R0 डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, R0 अपॉन 2 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू निकाले तो उसको क्या कर दो, बस हाफ कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल के जगह पे प्रोटॉन को यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए ये आप निकाल लोगे आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सिंपल है बच्चों, बस जिसने अच्छे से पढ़ा होगा आराम से कर सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर फाउंड ऑन द स्क्रीन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हेंस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। ठीक है, बोल रहा है कि हाउ एक्सप्लेन इन ब्रीफ दैट हाउ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर फाउंड ऑन द स्क्रीन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, इंटरफ्रेंस पैटर्न बनता है, यहाँ पर 2 स्लिट हमारा होता है बच्चों। ये क्या होता है हमारा S1, ये होता है हमारा S2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक सोर्स ऑफ लाइट होता है हमारा। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से हमारा एक वेव ऐसे निकला, एक वेव यहाँ निकला। यहाँ पर जो स्क्रीन होता है, अब ये होता है हमारा अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल कि ये जो वेव निकलेगा वो वेव फ्रंट के फॉर्म में निकलेगा, और वेव फ्रंट के फॉर्म में निकलेगा तो क्या होगा, इंटरफेयर करेंगे, वेव इंटरफेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो स्क्रीन होता है बच्चों, यहाँ पर जो हमारा स्क्रीन होता है, तो स्क्रीन पे ये डिपेंड करेगा कि यहाँ से जो हमारा वेव 1 का निकल रहा वेव फ्रंट, वेव 2 का स्लिट 1 और स्लिट 2 के से जो हमारा वेव फ्रंट निकल रहा है वो स्क्रीन पे आके, ये हमारा स्क्रीन पे आकर, ठीक है, इंटरफेयर करेगा।
तो इंटरफेरेंस किस टाइप का होगा बेसिकली उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो फ्रिंज बन रहा है या पैटर्न जो बन रहा है स्क्रीन पे वो कैसे होगा। अगर ये दोनों वेव आपस में इस तरह से मिल रहे हैं कि उनके बीच का जो हमारा दैट इज पाथ डिफरेंस है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा है, दैट इज क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा एक्स इक्वल टू, अगर एन लेमडा हो रहा है तो उस केस में क्या होगा वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा, और अगर 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 है तो क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो यहां पर क्या बनता है हमारा सेंट्रल ब्राइट बनता है, यहां पर क्या बनता है सेंट्रल ब्राइट बनता है। उसके बाद में आपका जो आपका बनता है डार्क बनता है, दैट इज फर्स्ट डार्क बनता है, फिर क्या बनता है फर्स्ट ब्राइट बनता है, और उसके बाद सेकंड डार्क बनता है, फिर सेकंड ब्राइट बनता है, और इस तरह से अल्टरनेट मेरा डार्क और ब्राइट बनते चला जाता है। ठीक है, बनते चला जाता है। तो अब देखो यहां पर जो हमारा होता है बच्चों, अब देखो सेंट्रल ब्राइट हो गया, फर्स्ट ब्राइट हो गया, फिर सेकंड ब्राइट हो गया। तो अब बताओ यहां पर फोर ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा हमारा, फोर ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या बनेगा हमारा, फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होना चाहिए हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, n टाइम्स ऑफ लेमडा होगा, n टाइम्स ऑफ लेमडा होगा। और फॉर डार्क फ्रिंज के लिए क्या होना चाहिए, फॉर हमारा जो डार्क फ्रिंज होता है, तो डार्क फ्रिंज कब बनेगा, अगर हमारे पास डेल्टा एक्स क्या है 2n माइनस 1 टाइम्स ऑफ लेमडा बाई 2 है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन के कारण क्या होगा हमारा डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनेगा। उसके बाद फिर क्या होता है हमारा, बोल रहा है फ्रिंज विड्थ क्या होगा, तो फ्रिंज विड्थ मैंने बताया था क्या होगा, 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज या फिर 2 सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच का जो हमारा सेपरेशन होता है बच्चों, वही बेसिकली क्या होता है हमारा फ्रिंज विड्थ होता है, जिसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीटा हमारा होता है क्या, फ्रिंज विड्थ, क्या होता है हमारा फ्रिंज विड्थ, और ये क्या होता है हमारा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव ब्राइट या 2 सक्सेसिव डार्क। ठीक है, तो मान लेते हैं लोकेशन ऑफ जो हमारा सेंट्रल ब्राइट से सारा डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया लोकेशन ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं कि nth ब्राइट और माइनस लोकेशन ऑफ n माइनस 1th ब्राइट। ठीक है, तो इसका जो हम लोग निकालोगे तो कितना आता है बताओ बच्चों। ठीक है, कितना आता है, अगर हम लोग इसके जगह पर अगर सेकेंड यानी का वैल्यू 2 ले लो तो हम बोल सकते हैं y सेकेंड ब्राइट और माइनस y फर्स्ट ब्राइट। ऐसा इसको निकालोगे तो आ जाता है डी लेमडा अपॉन डी, कितना आ जाता है डी लेमडा बाई डी, और यही हमारा क्या होता है फ्रिंज विड्थ होता है। क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होता है। डी क्या है, डी कैपिटल डी इज द सेपरेशन बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट, और ये जो लेमडा होता है वेवलेंथ होता है, और स्मॉल डी क्या है, दैट इज सेपरेशन बिटवीन द स्लिट। ठीक है, स्लिट के बीच का सेपरेशन है। क्लियर है, तो यहां से आप निकाल लोगे अपना आराम से। ठीक है, ये आपका क्या हो गया फ्रिंज विड्थ हो गया। फ्रिंज विड्थ आर नथिंग बट द सेपरेशन बिटवीन द 2 सक्सेसिव मैक्सिमा या 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज और 2 सक्सेसिव डार्क फ्रिंज, इसका वैल्यू होता है डी लेमडा बाई डी। ठीक है, कैपिटल डी इंटू लेमडा बाई स्मॉल डी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो आराम से कर लोगे। ठीक है, इस तरह से हमारा डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं स्क्रीन पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट क्या है, ड्रॉ द लेवल्ड रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एट इंफिनिटी बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, बोल रहा है कि लेवल डायग्राम बनाइए शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एट इंफिनिटी बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो जिसने टेलीस्कोप अच्छे से पढ़ा होगा वो आराम से उसका फॉर्मेशन कर सकता है, रे डायग्राम ही केवल आपको बनाना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को आपने कर लेना आप। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है क्या बोला, टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दिया हुआ, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ कितना दिया हुआ बच्चों 150 सेंटीमीटर दिया हुआ, और क्या दिया हुआ एंड द आईपीस हैविंग द फोकल लेंथ ऑफ, आईपीस का फोकल लेंथ दिया हुआ, और दोनों ही क्या होते हैं कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसलिए दोनों का फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव में रखेंगे, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव में रखेंगे। ठीक है, बोल रहा है इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज कहां पे बन रहा है इंफिनिटी पे बन रहा है, तो फाइनल इमेज बन रहा है कहां पे इंफिनिटी पे बन रहा है। देन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना, लेंथ ऑफ ट्यूब इन द एडजस्टमेंट। ठीक है, अब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो हमारा होता है वो कितना होता है, दैट इज एफ नॉट और प्लस क्या होता है यू ई होता है, एफ नॉट प्लस क्या होता है हमारा यू ई होता है। तो अब बताओ जब हमारा कहाँ पे बनेगा, v का वैल्यू दिया हुआ है
इन्फिनिटी कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो आप लगा दो क्या, थिन लेंथ फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। फाइनल इमेज कहाँ, इन्फिनिटी पे, तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/u का वैल्यू क्या होगा बच्चों, u का वैल्यू क्या होगा, दैट इज ue। ठीक है, तो ये माइनस में होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/fe। तो इस केस में ue का वैल्यू क्या हो जाता है, fe के बराबर हो जाता है, fe के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जो जब अब ये वाला कब होता है केस में, अगर इस केस में जब फाइनल इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बनता है, उस केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, याद करो, उस समय हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है, और उस केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, जब फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है हमारा, इन्फिनिटी पे बन रहा है। ठीक है, तो हमारा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हमारा क्या बन जाएगा, f0 प्लस यूई, और f0 प्लस यूई मतलब f0 प्लस यूई का वैल्यू कितना आ गया इस केस में, दैट इज fe के बराबर हो गया। तो सिंपली आप दोनों को उसको ऐड कर दो, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाएगा, f0 प्लस fe हो जाएगा बच्चों। तो 150 और प्लस क्या हो जाएगा 6, कितना हो गया 156 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें पूछा था क्या, लेंथ ऑफ द ट्यूब या टेलीस्कोप कितना होगा। दूसरा क्या है हमारा, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, इस केस में m का मिनिमम वैल्यू पूछा, तो m का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा। देखो m का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, m नॉट इंटू क्या होता है, m e होता है। m नॉट क्या होता है, v नॉट बाई u नॉट होता है, और इंटू क्या होता है, अच्छा टेलीस्कोप है ना, तो v नॉट बाई u नॉट, और इंटू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाता है आपका वी नॉट बाई यू नॉट, और इंटू यहाँ पर कितना होगा, डेट एम ई का वैल्यू आपको निकालना, अरे एम ई का वैल्यू तो आप निकाल ही लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल उसका वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो एम मिनिमम का वैल्यू कितना आया बच्चों, एम मिनिमम का वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर ऐसा करते हैं 1 मिनट। ठीक है, एम का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो एम का वैल्यू हमारा जो होता है वो कितना होता है, देखो जनरल फार्मूला हमारा जो मैग्निफिकेशन का है वो क्या होता है हमारा, एफ नॉट अपॉन एफ ई। ये कितना, किसका वैल्यू होता है एम का जो मिनिमम वैल्यू होता है, और जो हमारा एम का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है बच्चों, एम का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है टेलीस्कोप में, ये क्या होता है एफ नॉट अपॉन एफ ई, बताया था ना फूफी इंटू 1 प्लस क्या होता है हमारा एफ ई अपॉन क्या होता है डी होता है, एफ ई बाई डी। लेकिन यहाँ पर देखो ये मैक्सिमम की बात तो किया नहीं है, तो मिनिमम के केस में क्या होगा, एम का जो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन एफ ई, दोनों वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दैट इज 150 अपॉन कितना हो गया हमारा 6, तो कितना हो गया, ठीक है 6 से 6 2 जा है ना, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 6 5 जा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा m का मिनिमम वैल्यू आ गया, कितना आ गया, दैट इज 25 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 25 हो गया m का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनता है उस केस में क्या होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है, और नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में क्या होता है, मैग्निफिकेशन मिनिमम होता है। ठीक है, जब इमेज आपका कहाँ पे बनता है, कैपिटल डी मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है, उस केस में क्या होता है, मैक्सिमम होता है मैग्निफिकेशन, और उसका वैल्यू होता है एफ नॉट बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा और में दिया हुआ था यहाँ पर आपका, और में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। ठीक है, बी पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोला ड्रॉ द लेवल डायग्राम फॉर शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, जिसने माइक्रोस्कोप पढ़ा होगा अपना आराम से रे डायग्राम इसको को बना सकता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप में। ठीक है, कहाँ बोल रहा है कि आपको रे डायग्राम बनाना है या लेवल डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बाय द, अच्छा अब देखो कहाँ पे बन रहा है इमेज, एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कहाँ पे बन रहा है, डी पे बन रहा है, तो डी पे बन रहा है, फाइनल इमेज बन रहा है कहाँ पे, डी पे बन रहा है, डी पे बन रहा है, तो एम का वैल्यू क्या होगा हमारा इस केस में मैक्सिमम होगा, एम का वैल्यू क्या होगा उस केस में मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब देखो इसका जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है उसका सेकंड क्वेश्चन देखो, एंड अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मैग्नीफायर ऑफ द फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर है ना, ऑब्जेक्ट को प्लेस मतलब यू का वैल्यू दिया हुआ है, यू नॉट का,
कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, उसको किस में लेते हैं हम लोग, माइनस में लेते हैं, -3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमारा इंसिडेंट रे इधर और ये हम लोग मेजर करेंगे यू नोट को इधर। ठीक है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, यू का वैल्यू नेगेटिव। मैग्नीफाइड फोकल लेंथ दिया हुआ है, मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का हमारा कितना हुआ, दैट इज 4 सेंटीमीटर हमारा हो गया, है ना। एफ नॉट भी दिया हुआ। एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, भी का वैल्यू निकालना है कि हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। तो बस फार्मूला लगा दो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा हमारा। ठीक है, v इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ पे बनाएगा, v नॉट माइनस यू नॉट, और ये हमारा क्या हो गया, f नॉट हो गया। ठीक है, तो 1/v नॉट कितना हो गया हमारा बच्चों, 1/v नॉट कैलकुलेट करना था, माइनस 1/u नॉट का वैल्यू कितना, 1/3 सेंटीमीटर हो गया हमारा। माइनस में लोगे, ये माइनस में आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/f नॉट। एफ नॉट कितना है बच्चों, दैट इज 4 हो गया हमारा। तो कितना हो जाएगा 1/v नॉट। ठीक है, माइनस 1/u नॉट का वैल्यू कितना है हमारा, -3 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3, तो कितना आ गया हमारा 1/4 आ गया। तो ठीक है, तो यहाँ से 1/v नॉट इक्वल टू 1/4 और माइनस कितना हो गया 1/3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/v नॉट इक्वल टू ये हमारा 12, ये 3 और -4। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो v नॉट का वैल्यू। ठीक है, आराम से। चलिए, ये आपका हो जाएगा पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म एंड फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस निकालना है यहाँ पर। तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारा बच्चों, मैग्निफिकेशन होता है हमारा कितना, दैट इज m नॉट, और इनटू क्या होता है हमारा, दैट इज me। ठीक है, m नॉट इंटू me। अब बताओ इस केस में क्या हो रहा है, हमारा इमेज जो भी बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर m नॉट इंटू me निकालना। m नॉट क्या होता है हमारा, v नॉट बाई यू नॉट होता है। ठीक है, v नॉट और यू नॉट आपको दोनों पता है, देखो यहाँ पर v नॉट और यू नॉट, v नॉट मैंने निकाल चुका हूँ यहाँ पर, और यू नॉट आपको दिया हुआ है। तो v नॉट बाई यू नॉट और इनटू, और me कितना होता है बच्चों, me कितना होता है, ठीक है, me का वैल्यू हो जाता है हमारा कितना, दैट इज इक्वल टू d अपॉन ue, d अपॉन ue। ठीक है, अब ue यहाँ पर दिया हुआ था क्या, ue का वैल्यू आपको नहीं पता था। ठीक है, तो अच्छा एक चीज बताओ, जो ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर क्या है हमारा, देखो ये हमारा होता है आईपीस और ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज जहाँ पे बन रहा है ये v नॉट, ठीक है, और यहाँ से ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये होता है हमारा क्या, दैट इज ue होता है। ठीक है, अब ue होता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, आपने निकाल लिया, लेंथ ऑफ जो हमारा माइक्रोस्कोप है। यहाँ से हम लोग अगर बात करें लेंथ दिया हुआ था क्या, 3 सेंटीमीटर। द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर नहीं, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, ये हमारा अच्छा, ठीक है, डी पे बन रहा है ना, 1/f/d। ठीक है, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट हमारा है। ठीक है, बी पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम फॉर शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बाय द माइक्रोस्कोप। ठीक है, आपको एक लेवल डायग्राम बनाना है जिसमें आपको शो करना है कि जो हमारा फाइनल इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, डी पे बन रहा है। फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है बच्चों, डी पे बन रहा है। जब फाइनल इमेज डी पे बनेगा तो उस केस में बताइए जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा हमारा, मैक्सिमम होगा, और उसका वैल्यू कितना होगा, कितना होगा बच्चों यहाँ पर बताइए, दैट इज v नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये होगा हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलो अब बोल रहा है सेकेंड पार्ट इसका, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द, है ना, मैग्नीफायर ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ 4.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोल रहा है क्या, फोकल लेंथ दिया हुआ है, एफ नॉट का वैल्यू दिया हुआ कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म निकालना है कि जो हमारा वी नॉट बनेगा वो कितना बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से लगा दीजिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f।
वी नॉट, यू नॉट, एफ नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1/v0 कितना हो गया हमारा, 1/v0 निकालना था हमारा, v0 माइनस 1/u नॉट, यू नॉट का वैल्यू क्या लोगे, नेगेटिव में लेंगे, तो 1 कितना हो गया -3 इक्वल टू 1/f0 का वैल्यू कितना हमारा, दैट इज पॉजिटिव लोगे इसको, क्योंकि हमारा कन्वर्जिंग लेंस है हमारा, तो f0 का वैल्यू क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, दैट इज 4। तो कितना आ जाएगा 1/v0 इक्वल टू कितना आ गया, 1/v0 इक्वल टू 1/v0 इक्वल टू कितना आ गया 1/4 और माइनस 1/3, तो कितना आ गया 12। तो ये 3 माइनस 4 मतलब -1/12 आ गया। तो v0 का वैल्यू कितना निकल गया, -12 निकल गया। ठीक है, चलो ये निकल गया आपका। उसके बाद क्या करना था हमको, ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड निकल गया। उसके बाद में कितना हो गया, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इस केस में m का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना होता है, v0/u0, v0 कितना हो गया 12/u0, u0 कितना है बच्चों, u0 है 3 इंटू 1 प्लस कितना होता है हमारा d/fe, तो 1 प्लस d/fe। ठीक है, तो d का वैल्यू कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये रख दोगे, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू रखना ऑलवेज, याद रखना। ठीक है, इसको प्लस माइनस में नहीं रखते हैं, इसका वैल्यू फिक्स है, एब्सोल्यूट वैल्यू रखना है ना। ठीक है, और एफ का वैल्यू फिर कहाँ से कैलकुलेट करोगे, एफ का वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर फिर उसके लिए लगा देना आप। ठीक है, दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, एफ दिया हुआ है क्या, एफ आपको नहीं दिया हुआ, और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन भी आपको निकालना है ना यहाँ से, एफ का वैल्यू आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बस इसमें क्या करना, आपको लेंस फार्मूला लगा लेना है। ठीक है, थीन लेंस फार्मूला निकाल लेना। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन एनी हाउ एफ का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और एफ का वैल्यू निकाल कर एफ क्या करोगे, यहाँ रख दोगे, इसका वैल्यू पता है, तो यहाँ से एम मैक्सिमम का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, 3 4 जा इतना, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस d/f हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। Use the Einstein photoelectric equation to depict the variation of the maximum kinetic energy of the electron emitted with the frequency of the incident radiation। ठीक है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, बोल रहा है यूजिंग द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दैट इज हाफ mv² इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू h इंटू 1/λ माइनस 1/λ नॉट। दिस इज कॉल्ड द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, है ना। अब इसमें ये काइनेटिक एनर्जी हमारा है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है हमारा बच्चों। ठीक है, अबव द इलेक्ट्रॉन इमिटेड विद द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के साथ में किस तरह से वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डिपिक्ट द वेरिएशन ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड विद द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, इमिटेड फोटोन का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट बढ़ाओगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको करना था, सिंपल सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड बी पार्ट है हमारा, अ फोटो सेंसिटिव सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द बीम ऑफ येलो लाइट एंड रेड लाइट बोथ ऑफ सेम इंटेंसिटी। दोनों का इंटेंसिटी क्या है, सेम है। दोनों का इंटेंसिटी क्या है बच्चों, सेम है। तो कौन कौन सा लाइट आया, दैट इज येलो लाइट एंड रेड लाइट। ठीक है, अब बताइए किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और सेम इंटेंसिटी, और दोनों का दिया हुआ है कि इंटेंसिटी ऑफ रेड लाइट जो है इंटेंसिटी ऑफ येलो लाइट, ये दोनों के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है इन विच केस द फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव द मोर काइनेटिक एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था, क्या नहीं, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी ओनली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोनों का इंटेंसिटी क्या है हमारा, सेम है, इंटेंसिटी सेम है। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट क्या है हमारा, ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट क्या हो जाएगा, लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट। फ्रीक्वेंसी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। ठीक है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इमिटेड बाय द
सरफेस है ना, इमिटेड बाय व्हेन वी फॉल द रेड लाइट है ना। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द रेड लाइट विल बी स्मॉलर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द येलो लाइट। ठीक है, येलो लाइट, क्योंकि येलो लाइट का क्या होता है हमारा, दैट इज वेवलेंथ क्या है, कम है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब वो उससे जो लाइट, उससे जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, लिख लोगे। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द रेड लाइट इज स्मॉलर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द येलो लाइट। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, है ना, बोल रहा है कि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे इमिट होगा अगर हम लोग येलो लाइट और रेड लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी का फॉल करवाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है, वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो जितने फोटोन्स आएंगे, क्योंकि इंटेंसिटी अगर आपका अगर क्या होगा, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इंसिडेंट कर रहे हैं किसी सरफेस पे वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जितने फोटोन, जैसे मान लो 100 आए तो 100 ही इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा वहां से, 200 आया तो 200 तो निकलेगा। तो जब इंटेंसिटी फिक्स है तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या फिक्स है, उससे नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वो भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब इंटेंसिटी पर ही डिपेंड करता है क्या, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड। इंटेंसिटी सेम मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल सकते हैं कि न मोर नहीं होगा, दोनों केस में क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द रेड लाइट इक्वल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द येलो लाइट। क्यों? बिकॉज इन दोनों का इंटेंसिटी क्या है, सेम। दोनों का इंटेंसिटी क्या है, सेम है। ठीक है, इंटेंसिटी सेम है तो नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इमिटेड सेम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, क्या बोल रहा है, रे डायग्राम, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड पासेस सिमेट्रिकली एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल भी रहा था कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेरिवेशन मैंने करवा दिया था। ठीक है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ। अब देखो यहाँ पर ये आपका क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये क्या दिया हुआ, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले पूछा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का वैल्यू क्या होता है आपका बताओ, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और म्यू क्या है हमारा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता नहीं था, आपको निकालना पड़ेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म पता है। ठीक है, सबसे पहले मेरा एम क्या है, फाइंड करना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, कैसे निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ये आपका है क्या, नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल। तो अब देखो ये 45 डिग्री हो गया, अगर ये 45 डिग्री है और ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक 90 डिग्री हो गया बच्चों, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा देखो जरा। अच्छा, ये 60 है तो क्या ये भी 60 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। ठीक है, ये देखो पैरेलल जा रही है। ठीक है, तो ये 60 तो ये भी 60। ठीक है, तो अगर ये 60 और ये 90 तो ये कितना 30 डिग्री। तो ये हमारा ये आर का वैल्यू हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा और लगा दो, अब यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा देते हैं पी पॉइंट पे। ठीक है, सो एट पॉइंट पी पे हम क्या करते हैं, हम लोग क्या लगाते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या लगाते हैं बच्चों, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, एयर मीडियम है, एयर मीडियम है, तो क्या हो जाएगा हमारा N1 1। ठीक है, N1 और इंटू साइन आई कितना है हमारा 45 डिग्री, इंटू N2 जिसका वैल्यू निकालना है, इंटू साइन आर, तो साइन कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से N1 कितना होगा 1, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इक्वल टू N2 निकालना है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कितना निकल जाएगा, N2 का वैल्यू निकल जाएगा 2/√2 मतलब √2, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये N2 का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब यही N2 हमारा क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका, इस प्रिज्म का। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता चल गया कितना, √2।
ठीक है, √2 पता चल गया। आपको क्या करना है, बस डेल्टा मिनिमम में कितना हो जाएगा इसका वैल्यू रख दो, तो √2 दैट इज √2 -1 कितना आ जाएगा, √2 और -1 और इंटू एंगल ऑफ फ्रीज में कितना 60 डिग्री, ये आप कैलकुलेट कर लेना यहाँ से। ठीक है, तो ये निकल जाएगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखो क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, वो भी निकल गया कितना, √2। ठीक है, और उसके बाद क्या निकालना है हमको, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द पॉइंट पी, वो भी निकल गया, कितना निकल गया रिफ्रैक्शन एंगल, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री रिफ्रैक्शन एंगल निकल गया। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर यूज इन रडार सिस्टम। रडार सिस्टम में किसको यूज करते हैं, माइक्रोवेव को यूज करते हैं, रेडियो वेव को यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज इन रडार सिस्टम। रडार सिस्टम में यूज करते हैं हम लोग माइक्रोवेव को, और यूज करते हैं हम लोग किसको, रेडियो वेव को, रेडियो वेव को यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, और बोल रहा है उनका फ्रीक्वेंसी रेंज में लिखना है, उनका फ्रीक्वेंसी रेंज में लिखना है। तो मैंने बताया था इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज लेस देन 3 × 10⁻11 हर्ज, इससे कम होता है, 3 × 10⁻11 हर्ज से कम होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो है दैट इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है, वो मैंने बताया था आपको कौन सा होता है फोटोग्राफिक प्लेट में अफेक्ट करता है, दैट इज इंफ्रारेड, जिसको हॉट वेव भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह होगा आपका हो जाएगा दैट इज इंफ्रारेड, दैट इज IR। ठीक है, अच्छा, और यूज इन सर्जरी, सर्जरी में भी हम लोग क्या करते हैं, किसको यूज करते हैं, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर जो हम लोग सर्जरी में यूज करते हैं, तो आई सर्जरी में जो हमारा यूज होता है, आई सर्जरी में जो यूज होता है, इसमें भी एक इंफ्रारेड यूज होता है ना, इसमें भी क्या होता है हमारा, इंफ्रारेड यूज होता है। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट को कौन अफेक्ट कर देगा, ठीक है, दैट इज इंफ्रारेड, है ना, और यहाँ पर आई सर्जरी में भी हम लोग इंफ्रारेड को यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कैसे लिखोगे, तो RMI रमई राम भक्स VUX से GC में चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इसको हम लोग यूज किया रडार सिस्टम में, इंफ्रारेड इसके बाद में आ गया। तो इंफ्रारेड का जो हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है बच्चों 3 × 10⁻11 से लेकर के 10⁻14 तक, है ना, कहाँ तक होता है ये, 3 × 10⁻14 हर्ज के बीच में होता है, किसका, इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी रेंज। क्लियर है बात। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसका और या सेकेंड पार्ट जो बी पार्ट हमारा 11 का, ठीक है, बी पार्ट को देख लो क्या है, बी पार्ट जो आपका बी पार्ट है क्या बोल रहा है, अ प्लेन वेव फ्रंट इज प्रोपेगेटिंग इन द रेयर टू डेंसर मीडियम यूजिंग द हाइजेंस प्रिंसिपल सो दैट द रिफ्रैक्टेड वेव एंड वेरीफाई द स्नेल्स लॉ। ठीक है, मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी, कि हाइजेंस प्रिंसिपल से आपको कैसे प्रूव करना है इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के बेसिस पे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाना है, दो ट्राइंगल बनेंगे, वहां पर डायरेक्टली वैल्यू निकाल करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये हमारा क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये P है, ये Q है, ये यहाँ से इस तरह से आएगा, यहाँ से क्या होगा हमारा, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है हमारा, इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है। ठीक है, और एक चीज मैंने बताया था कि जो हमारा रे ऑफ लाइट होती है दैट आर, ठीक है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ठीक है, मतलब अगर वेव फ्रंट ऐसा है तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन क्या होगा हमारा, ऐसा होगा। ये वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है और ये हमारा क्या है, वेव फ्रंट है। तो ऑलवेज एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारा वेव फ्रंट होता है उससे परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो अब बताओ अगर ये एयर मीडियम से आ रहा है, अगर ये एयर मीडियम से आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा ये ऐसा कर लो, इस वेव फ्रंट को हम लोग ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट, ये हमारा ऐसा बन गया, ये सरफेस है, ये क्या हो गया हमारा, दैट इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बन गया बच्चों, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन गया। अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन गया, तो यहाँ पर क्या कर लो, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसा बना लो।
अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट ये बन गया तब क्या हो गया यहाँ पर देखिए जरा, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट बन गया, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, ठीक है, अब यहाँ पर आएगा और ये हमारा क्या है, मान लो नॉर्मल है। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारा, ए पॉइंट क्या, जब रिफ्रैक्ट होगा यहाँ से तो ए पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ए पॉइंट मान लो आ गया कहाँ पे, ए डैश पे आ गया, कहाँ पे आ गया, ए डैश पे आ गया। और बी कहाँ पे आ गया हमारा बच्चों, मान लो हमारा बी डैश पे आ गया। तो जो हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हमारा ये पे बना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, देखो कि यहाँ पर आपका ये जो ट्रेवल किया किस स्पीड से, ये किया दैट इज वीटी स्पीड से, लेकिन यहाँ से जो ये आया होगा उतना ही टाइम में, टी टाइम में, वो किस स्पीड से आया होगा, सीटी स्पीड से आया होगा। किससे आया होगा, सीटी स्पीड से आया होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना था, आपका दो ट्रायंगल लेना था, वहां से आप राइटली कैलकुलेट, देखो बी से बी डेस आने में कितना लगा, है ना, कितना बी से बी डेस आने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। ठीक है, लेकिन किस वेलोसिटी से आया, सी वेलोसिटी से, ए से ए डेस पे आया, किस वेलोसिटी से आया, भी वेलोसिटी से। और ये भी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज सी बाई म्यू और इनटू क्या हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा। ठीक है, दो ट्रायंगल लेना था और वहां से डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा करके आप डायरेक्टली क्या करते, वहां से आप निकाल लेते। ठीक है, स्नेल को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ ने दो नॉर्मल ड्रॉ करो, यहाँ से डायरेक्टली हमारा प्रूफ हो जाता है, बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है। ठीक है, चलो ये कर लेना आप। हम लोग आ जाते हैं सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी है। ठीक है, अब ये कहानी आपको दिया हुआ है, पूरा लंबा चौड़ा पूरा कहानी दिया हुआ, पढ़ लेना पूरा। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसका ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, आपको कहानी बना के दे दिया। बोल रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी इन द सोन इन द फिगर, है ना, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे रखा गया। ठीक है, बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है यू। ठीक है, यू दिया हुआ, एंड द इमेज इज फॉर्म एट भी, इमेज इज फॉर्म एट भी रिलेटेड है ना, एंड द इमेज डिस्टेंस भी इज रिलेटेड एज दिस, है ना। तो अब बोल रहा है कि बताओ ये रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस लेंस मेकर फॉर्मूला, इसमें मैंने क्या बताया था बच्चों कि n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, और दिया हुआ देखो ये n2 है और ये क्या है, n1 है ना, इक्वल टू क्या होता है हमारा, n2 माइनस n1 अपॉन क्या होता है, r होता है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ कि n2 क्या है, डेंसर मीडियम, तो n2 ग्रेटर देन क्या है, n1 है। ठीक है, n2 ग्रेटर देन n1 है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट को रखा गया किसमें, डेंसर मीडियम में रखा गया, ऑब्जेक्ट को रखा गया क्या, डेंसर मीडियम में। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि n1 कौन सा मीडियम है, जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, और n2 कौन सा मीडियम है, जहां पर रे ऑफ लाइट जा रही है। अब बताओ n1 यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो रे ऑफ लाइट तो यहाँ से आएगी और इधर जाएगी, तो मतलब इंटरचेंज हो गया, मतलब ये हमारा जो n1 है वो बेसिकली यहाँ n2 है, और n2 जो है वो क्या है, n1 है, मतलब n2 से आ रही है, बस इंटरचेंज कर दो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, n2 जहाँ पे जा रही है, कहाँ पे जा रही है, n1 पे जा रही है, n1 बाई भी माइनस, ठीक है, और ये कहाँ से आ रही है, ये n2 से आ रही है, तो n2 बाई यू इक्वल टू, अब यहाँ पे इंटरचेंज हो गया तो n1 माइनस n2 अपॉन r, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि n1 कौन सा होता है, मीडियम जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, और n2 कौन सा मीडियम होता है जहां पे रे ऑफ लाइट जा रही है ना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, n1 बाई भी माइनस n2 बाई यू इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई r। ठीक है, देखो तो यहाँ पर कौन सा हो गया हमारा, दैट इज n1 बाई भी माइनस n2 बाई यू इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई r, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब जो रट के गया होगा वो तो गलती कर देगा। ठीक है, अगर जिसको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा कि n1 और n2 क्या है, तो ये क्वेश्चन में श्योर शॉर्ट गलत करेगा। ठीक है, तो ये होगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, सॉरी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका बी है ना, अब बोल रहा है क्या, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर, प्लेस्ड इन एयर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द
convex spherical refracting surface of radius of curvature r, if the medium on the other side of the surface is glass then the image is, क्या बनेगा, कहाँ पे रखा गया बच्चों, r पे रखा गया। तो आपको मैंने बताया था r मतलब क्या हो गया 2f1, कहाँ पे रखा गया 2f1। तो आपको पता होगा कि अगर 2f1 पे रखा जाएगा तब क्या होगा, हमारा इमेज बनेगा 2f2 पे। ठीक है, 2f1 पे रखेंगे तो कहाँ पर इमेज बनेगा, यहाँ पर 2f2 पे बनेगा। ठीक है, और सेम साइज का बनता है। ठीक है, और क्या बनता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है, तो f2 और ये हो गया हमारा 2f2। तो अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, हमारा यहाँ पर बनेगा, और सेम साइज का बनेगा, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो हाइट ऑफ इमेज के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा, इमेज बनेगा कहाँ पे, रियल, है ना, रियल होगा। और ग्लास में कहाँ से बनेगा भाई, ग्लास का ये ऑप्टिकल सेंटर है ना, ऑप्टिकल सेंटर है, और इसका ये 2f है, मतलब क्या, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका, ये क्या है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो लेंस से बाहर बनेगा ना इमेज। ठीक है, तो क्या होगा, रियल एंड फॉर्म इन द ग्लास, नो। ठीक है, रियल एंड फॉर्म इन एयर, ठीक है, ये तो ठीक है, वर्चुअल एंड फॉर्म इन ग्लास एंड वर्चुअल एंड फॉर्म इन एयर, नो, रियल एंड फॉर्म इन एयर। ठीक है, रियल होगा और फॉर्म कहाँ पे होगा, एयर पे होगा, क्योंकि देखो ना इस सरफेस का क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं बाहर होगा। ठीक है, तो कहाँ पे बनेगा, एयर में बनेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सी क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f, कहाँ पे रखा गया, 2f पे रखा गया, इन फ्रंट ऑफ द इक्वी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब हो गया बाई कॉन्वेक्स, क्या हो गया, बाई कॉन्वेक्स लेंस, और बाई कॉन्वेक्स मतलब क्या हो गया, दोनों सरफेस क्या है हमारा कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इसको कहाँ पे रखा गया है हमारा, बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट को रखा गया है ना, ये मान लो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये रखा गया r पे, है ना, कहाँ पे रखा गया 2f पे, मतलब ये f है, ये f1 और ये हो गया 2f1। तो यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनता है, ये बनता है हमारा 2f2 पे बनता है, कहाँ पे बनता है बच्चों, 2f2 पे बनता है, और सेम साइज का बनता है, और इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है, ये दोनों का साइज क्या होता है, सेम होता है, तो इमेज क्या होगा, रियल एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, रियल एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, डी को देखिए जरा, डी क्या है। ठीक है, बोल रहा अ थिन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, क्या दे दिया, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस दे दिया हमारा, जिसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, एंड थिन डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब ये f1 दे दिया, ये f2 दे दिया। अब ये डाइवर्जिंग लेंस का है, तो डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ होगा निगेटिव, तो -20 सेंटीमीटर, और उसको कांटेक्ट में रखा गया, किस में रखा गया, कांटेक्ट में रखा गया, तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर f इक्विवेलेंट निकाल लो, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 और प्लस 1/ क्या होता है, f2 निकालो। 1/f1 कितना है 10, और यहाँ से हो जाएगा f2 क्या निगेटिव में, तो 1/20, कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा ये आपका 2 - 1 मतलब 1/20। ये किस में आया बच्चों, सेंटीमीटर में आएगा। यहाँ पर f इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 20 सेंटीमीटर में। ठीक है, इसको मीटर में चेंज कर लो, तो मीटर में चेंज करोगे तो 20 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 100, मतलब कितना हो जाएगा आपका 0.2 मीटर, 0.2 मीटर आ गया। ठीक है, और पावर क्या होता है, पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, पावर ऑफ द लेंस हमारा जो होता है वो क्या होगा 1/f इक्विवेलेंट, है ना, तो 1/f इक्विवेलेंट कितना 0.2, तो यहाँ से एक जीरो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 2 5 जा, मतलब कितना आ गया हमारा, दैट इज 5, कितना आ गया, दैट इज 5, और इसका यूनिट होता है डाईऑप्टर, डाईऑप्टर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना था, ये जो आपका फोकल लेंथ आया ना सेंटीमीटर में, उसको किस में कन्वर्ट करना था, मीटर में। ठीक है, क्योंकि पावर ऑफ द लेंस इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट किस में होता है हमारा, इसको हम लोग मीटर में रखते हैं, किस में रखते हैं, मीटर में, तो कौन सा होगा, दैट इज प्लस 5d। तो नेट जो ओवरऑल जो उसका बिहेवियर होगा वो क्या होगा बच्चों, मैंने बताया था, अगर पावर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, पावर पॉजिटिव आ गया, मतलब पावर पॉजिटिव कब आएगा, जब ओवरऑल फोकल लेंथ पॉजिटिव आया है, मतलब उसका क्या है, कन्वर्जिंग नेचर है।
क्या है, कन्वर्जिंग नेचर है। और अगर पावर का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो उसका क्या है, ओवरऑल डाइवर्जिंग नेचर है। ठीक है, तो ये था आपका दैट इज सेट नंबर 1 जो आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हुआ था क्लास 12 का फिजिक्स का। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब जिन्होंने पेपर किया होगा, जो पढ़े होंगे वो अच्छा कर लिए होंगे। ठीक है, बाकी ऐसा क्वेश्चन पेपर क्या है, ठीक है, ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा टफ है, मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर है। क्लियर है बात। चलो फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और हम सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन लेकर के फिर आपके पास हाजिर होते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।